Yeah. Hello everyone. Welcome to the Genic Education and welcome to the class. गाइज आज हम लोग करने वाले हैं द लेक्चर नंबर 8 दैट इज फॉर एटीसी क्रैश कोर्स। और जितने लोग भी क्लास में है सभी का एक बार स्वागत है। और गाइज एक बार ध्यान में रखना कि जैसा कि मैंने डेली बोला हुआ है कि इसमें से बहुत सारे लोग तो भाग जाएंगे क्रैश कोर्स के लास्ट तक में। कुछ लोग तो ऐसे रहेंगे जो कि आखिर तक लेक्चर्स को नहीं देखेंगे, बट सिलेक्शन उन्हीं का होगा, उन्हीं वही लोग आखिर में कुछ ना कुछ करेंगे जिनका कि रेगुलरली वो लोग देखते रहेंगे, राइट। सो अपने लोग क्या है कि आज हम लोग करेंगे डे 8 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट फाइन? करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये सेकेंड लेक्चर है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो कुछ भी हम लोगों ने कल किया था। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग शुभम, गुड इवनिंग ऑल गाइस। कल हम लोगों ने जो भी कुछ किया था उसके आगे का डिस्कशन आज बढ़ाएंगे। हमने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दिया था, उन होमवर्क क्वेश्चन को भी देखेंगे और फिर कुछ और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर कल हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, राइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। सो ये हमारे पास में है गाइस, हमारे पास में ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। दिस वाज द क्वेश्चन जो कि हमने होमवर्क दिया था। और आई हैव सीन एक लोगों ने कमेंट करके अपना डाउट्स को भी पूछा था, तो वो डाउट्स को मैंने आपको सॉल्व कर दिया था। कहाँ पे? यूट्यूब पर, राइट। तो इस तरह से आप लोग बाद में क्लास के बाद डाउट्स भी पूछ सकते हो। किसी एक का डाउट था तो उसको मैंने आपको बाकायदा वहाँ यूट्यूब पे सॉल्व करके आंसर दे दिया है। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग डियर, योर क्लासेज आर वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सर। ओ थैंक यू सो मच डियर। बस एक काम करो, रेगुलर देखते रहो और लोगों को लेके आते रहा करें। आप देखो ये क्वेश्चन है मेरे पास, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अगर आप लोगों ने ट्राई किया हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको टाइम ऑब्वियसली कल दिन भर का दे चुका हूँ, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या है देखो, ध्यान से गिवन है, देखो एकदम सुनो। इस क्वेश्चन को मैंने होमवर्क दिया था, तो होमवर्क का ये पहला क्वेश्चन है। लेट्स सॉल्व दिस। अपने पास है कि टू पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ कैपेसिटर आर गिवन इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑफ 3.56 माइक्रोकूलम। याद होगा गाइज ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था और आप लोगों ने सॉल्व किया है क्या? कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? जल्दी से बताओ, इस क्वेश्चन को कितने लोगों ने सॉल्व किया है, राइट। फिर क्या है? द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक इज दिस मच, व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। एक बार आप लोग मुझे ये जल्दी से बताओ कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक फील करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है या बढ़ती है? इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है या बढ़ती है? तो आप सबको गाइज एक बात पता होना चाहिए कि सपोज कि मेरा ये कैपेसिटर है ना, ये मेरा कैपेसिटर है। इज दैट ओके? ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर के अंदर अगर हम लोग यहां पे डाइलेक्ट्रिक फील कर दें ना, अगर हम लोग डाइलेक्ट्रिक फील कर देते हैं तो एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, राइट। चार्ज इंड्यूस होने की वजह से इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है एंड देयरफॉर जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है। दैट इज बाई ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, है ना। और आपको मैंने ये भी बताया था कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ई नेट ना, ध्यान समझना, जो ई नेट की वैल्यू होती है वो तुम्हारा क्या होगा? देखो ई नॉट माइनस ई इंड्यूस को क्या लिख सकते हैं? ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। कल बताया था, इसको सॉल्व करके देख लो। दिस इज ई नॉट बाई के ना। अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी गुड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, करेक्ट। तो अगर पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बीच में इंसर्ट करने से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो ई नॉट बाई के हो जाएगा। एकदम सिंपल सी बात है कि भाई ई नॉट बाई के की जो वैल्यू गिवन है ना, देखो ई नॉट बाई के की जो वैल्यू गिवन है, यहां पे मैं लिखता हूं इसको, ई नॉट बाई के की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन है आपको 1.2 इंटू 10 की पावर 6, है ना। और ई नॉट कितना होता है? ई नॉट होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, राइट, बराबर 1.2 इंटू 10 की पावर 6। सिग्मा होता है तुम्हारा क्यू अपॉन एरिया, एप्सिलॉन नॉट के बराबर 1.2 इंटू 10 की पावर 6, है ना। ये चीज आपको पता ही है, यहाँ पे इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं, है कि नहीं। फिर क्या हो जाएगा? देखो के बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 1.2 इंटू 10 की पावर 6। क्या मिलेगा हमको यहां से? Q मतलब कि चार्ज 3.56 माइक्रोकूलम, दिस मच इज -4। एरिया कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 400 इंटू 10 की पावर -4 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट इज 8.85
इंटू 10 की पावर -12, है ना, इंटू कितना, इंटू 10 की पावर 2 इंटू दिस मच 1.2 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर? क्लियर है? जल्दी से बताएं। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे, है ना, इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में एकदम जो आंसर आएगा के की वैल्यू देख लो, इसका आंसर सॉल्व करके देख लो, इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। सब लोग सॉल्व करके देख लो जिन्होंने अगर घर पे नहीं किया था। घर पे आप लोग अगर सो गए थे, कुछ लोग आराम कर रहे थे, तो ये आराम की घड़ी आप थिंक कि अब खत्म हो गई है, यहाँ पे जल्दी से इस क्वेश्चन को अभी कर लो इसको, ठीक है। ये आपको होमवर्क दिया था मैंने, दिस इज द क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने कि कल के कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको होमवर्क दिया था, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग इसको सॉल्व करके आओगे, राइट। सो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब की बार ये क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इसको कैसे किया था जल्दी से बताना, इसको कैसे किया था, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट फिर मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से बताएं इसको कैसे किया था, इस क्वेश्चन को बताएं, इसको कैसे किया था, इसको कैसे किया था क्वेश्चन को। आपको पता होगा, इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। आप सबको पता है, देखो गाइस, आप सबको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है, अगर मान लो एक कंडक्टर है हमारे पास में, है ना, एक हमारे पास में कंडक्टर है, ओके, हमारे पास में एक कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, राइट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, एंड इसका लेंथ ऑफ कंडक्टर इज एल, और इसका रजिस्टिविटी जो है वो कितना है, रजिस्टिविटी इज रो, ओके। तो रेजिस्टेंस कितना होता है इसका, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, राइट, ये आप सबको पता है ना, रेजिस्टेंस इज रो एल बाई ए, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन आ जाता है, देखो ध्यान से समझो इस बात को। इसमें दो कंडीशन हो जाता है। केस वन, अगर हम लोग केस वन लेके चले, केस वन में हम लोग ये बोलेंगे कि इफ कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड, if conductor is stretched, है ना, if conductor is stretched from L1 to L2, है ना, ये तुम्हारा कंडक्टर था। अगर आप इसको स्ट्रेच कर लोगे, लेट से पहले आपका ऐसा था, राइट, पहले आपका कंडक्टर ये ऐसा था, अगर आप इसको स्ट्रेच कर लोगे तो क्या होगा, इसको लेंथ बढ़ जाएगी, तो गाइस जाहिर सी बात है एरिया कम हो जाएगा ना, क्योंकि वॉल्यूम तो इसको कांस्टेंट रखना है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम विल बी कांस्टेंट, बिल्कुल सही शुभम, राइट, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये क्या है, दिस इज A1 और दिस इज L1, है ना, ये तुम्हारा क्या है, दिस एरिया इज A2, दिस एरिया इज A2 एंड दिस लेंथ इज L2। तो आपको पता है वॉल्यूम दोनों का बराबर होगा, देयरफॉर A1 L1 बराबर A2 L2, है ना। यहां से आपका आ जाएगा L1 बाई L2 इज इक्वल टू A1 बाई A2, है ना, A1 बाई A2। क्या मिला हमको यहां से, मैं कह सकता हूं गाइस कि अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस आपका R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो हम बोलेंगे R1 बराबर रो L1 अपॉन A1, और जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ना। तो ये अगर आप कंडक्टर का मटेरियल चेंज नहीं करोगे तब तक रजिस्टिविटी नहीं चेंज करेगी, है कि नहीं। अगर आप कंडक्टर का मटेरियल नहीं चेंज करोगे, जल्दी से बताएं जितने लोग भी हैं, राइट, अगर आप कंडक्टर का मटेरियल नहीं चेंज करोगे तो रजिस्टिविटी नहीं चेंज करेगी। यानी कि हम यहां से बोल सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1, तो R2 जो हो जाएगा वो तुम्हारा हो जाएगा रो L2 अपॉन A2। यहां से हमको क्या मिलेगा, यहां से हमको मिलेगा R1 अपॉन R2 बराबर रो कैंसिल, यह आ जाएगा L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L1 ना। तो यहां से देखो क्या आएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1, है कि नहीं। जल्दी से बताएं, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से। तो हमारे पास में क्या निकलेगा, जल्दी से बताएं। अगर मैं बोलूं यहां पे कि तुम्हारा लेंथ जो है ऐसा आया, सपोज मैं बोलूं यहां पे कि इफ L1 बाई L2 आपको गिवन है, दिस इज इक्वल टू A2 बाई A1 ना, तो हम लोग इसको यहां पे कर सकते हैं कि R1 बाई R2 बराबर L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, क्लियर है। और यहां से मैं बोलूंगा R1 अपॉन R2 बराबर
R1 अपॉन R2 बराबर A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना चाहिए। इज दैट क्लियर? टेल मी, जल्दी से बताओ, यहां तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? आंसर लाना इज नॉट द नेसेसरी थिंग, आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए, और वो रीजन ये है, यहां पे हम लोगों ने इस बात को डिस्कस करने की कोशिश की। टेल मी, ये चीज क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताएं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो क्या हो जाएगा ये, अब देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा ये कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, A2 बाई A1 का होल स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग एक बात बहुत सिंपल सा बोल देंगे कि देखो, अगर ये चीज है A2 बाई A1 का होल स्क्वायर R1 बाई R2, तो लेट से मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई यहां पे जो देखो, अगर हम बोले इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुम्हारा रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, R1 L1 के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R2 जो है वो L2 स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? आप मस्त पढ़ाते हो राजदीप दत्ता सर, आप मस्त पढ़ा रहे हो। ओह थैंक यू सो मच। बस आप रेगुलर आते रहे और रेगुलर इस क्लास को देखते रहो। लाइव क्लास में देखने का मजा अलग होता है ना? तो लाइव क्लास में देखा करो और मजा में एकदम पढ़ते रहा करो। होगा क्या, देखो, अगर मैं बोलूं दूसरा चीज आपको कह सकते हो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये एरिया ये भी होगा। बोले ये दोनों चीज सही होगा क्या? ये दोनों चीज सही होगा? बिल्कुल जेम्स व्हाइट, वैसे भी कर सकते हैं, बट देखो हम लोग इसको ऐसे करेंगे नहीं, इसको ऐसे करेंगे। अब अगर हमको ये पता चल गया, ध्यान से समझना, अगर हमने ये कर लिया तो यानी कि हमारे पास एकदम साफ से बता सकते हैं भाई कि dr जो होगा, जो डेल्टा आर अपॉन आर होगा, अगर आपको पता हो परसेंटेज चेंज इन आर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो डेल्टा इंटू आर, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। ये हम लोगों ने एरर एनालिसिस में काफी डिस्कस किया हुआ है, राइट? एरर एनालिसिस में हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है। और अगर यहां से बोला जाए तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ? एरिया में भी कितना हो जाएगा? दिस इज ऑल्सो 2 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 ना। क्यों? हमको ये बात पता है कि अगर तुम्हारे पास z बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन लेट से सी की पावर m हो, सी की पावर कुछ भी हो, हम ले लेते हैं लेट से 4, तो आपको ये बात पता है कि डेल्टा z बराबर z को हम 2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 3 डेल्टा b अपॉन b प्लस 4 डेल्टा c अपॉन c, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना? ये हम लोग लिख सकते हैं। जल्दी से बताओ, ये लिख सकते हैं नहीं? अगर ये लिख सकते हैं तो क्लास में जितने लोग हैं सब लोग लाइक करके आगे बढ़े, राइट? तो ये होता है आपका, इसको मैंने एरर एनालिसिस में बताया हुआ है, पहली क्लास को देख लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया हुआ है, राइट? तो ये एक बेसिक सी बात है जो कि आपको जानना जरूरी था। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंपल सी बात है कि भाई इफ 0.1% इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू स्ट्रेचिंग द परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस विल बी। अगर आप स्ट्रेच करते हो, सिर्फ आंसर के पीछे मत भागो, मैंने बोला हुआ है, आप लोग इसको याद करने की भी कोशिश करो, रिमेंबर करने की कोशिश करो। तो यहां पे अगर स्ट्रेच करते हैं हम लोग, अगर हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो गाइस, स्ट्रेच करते हैं तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना? तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे r प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 बराबर 2 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, है ना? तो यहां पे देखो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट ही तो है, तो 0% इंक्रीमेंट है, तो हम बोलेंगे 2 इंटू 0.1%, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.2%, है कि नहीं? जल्दी से बताएं। तो गाइस देखो, इतने लोगों में 3 डिसलाइकर लोग ऐसे होते हैं, कुछ डिसलाइकर्स की कहानी बताता हूं कि कुछ लोग डिसलाइकर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कि बिना डिसलाइक किए सुकून नहीं मिलता, है ना? तो आप देखें यहाँ पे भी 3 लोग डिसलाइकर आ चुके हैं। तो गाइस एक बार जल्दी से आप लोग लाइक करके डिसलाइकर्स का मनोबल तोड़ें, राइट? ये चीज ध्यान रखते रहा करो आप लोग। आप कुछ भी करो, कुछ लोगों का होना ही है कि भाई उठते बैठते हमको डिसलाइक करके जाना है। क्लियर? तो आई होप कि ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द आंसर गाइस, और इस तरह से आप लोग तमाम आंसर बता सकते हो। लेट्स से अगर सपोज मैं आपसे, क्वेश्चन नहीं है बट मैं पूछता हूं, अगर आपसे बोला जाए कि भैया इफ 0.3% डिक्रीज इन लेंथ, या अच्छा ये बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर लेंथ इंक्रीज हुआ है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? बताओ।
रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? ये 0.2% इंक्रीज है या डिक्रीज है? जल्दी से बताएं, ये 0.2% इंक्रीज है या डिक्रीज है? 0.2% इंक्रीज है या डिक्रीज है? जल्दी से बताओ। तो आपने देखा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। आपसे ये पूछा जा सकता है ना? तो ये चीजें समझा करो, इस बात को, ये समझा करो इस बात को। अब क्या होगा? अब क्या होगा अगर इसी जगह मैं तुमसे बोलूं कि इफ बाय स्ट्रेचिंग द वायर, या अब ऐसे बोलूं कि भाई if area reduces by 1%, then what will be the percentage change in resistance of the conductor? Resistance of conductor such that volume is made constant, such that volume is constant. बताओ। इफ एरिया रिड्यूसेस बाय 1%, ठीक है, एरिया जो है 1% से रिड्यूस हो जाता है, क्लियर है? देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इफ द ऑफ द कंडक्टर सच दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि यहां पे ये अगर क्या लिखा हुआ है, देखो फिर से पढ़ देता हूं। इफ एरिया रिड्यूसेस बाय 1%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सच दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। मतलब आपको ये बताना है कि यार ये इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा और कितने परसेंट से? 2% इंक्रीज। अक्षय इज सेइंग 2% इंक्रीज। पक्का? अहमद, ये R बराबर L स्क्वायर तभी आ रहा है जब हमने एरिया का कंपोनेंट लिया है, राइट? ये तुम्हारा जब हमारा एरिया का कंपोनेंट को हमने हटाया तभी जाके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है ना? तो अगर एरिया का लोगे तो भाई वो देखो तुम्हारा क्या है, A2/A1 आ रहा था ना, तो वो इस हिसाब से अगर आप सिर्फ एक को लोगे, L को या A को, तो वो स्क्वायर से लोगे, राइट? और यहां पे ये चीज गिवन है ना? तो यहां पे क्या होगा अगर आप ट्वाइस लेते हो यहां पे, देखो तो ये क्या होगा आपको पता है भाई, यहां पे आपको पता है ये बात, ये इरेज करता हूं मैं यहां पे, ये बात आपको यहां पे पता है। एक मिनट, लेट्स इरेज इट। ओके, यहां पे ये बात आपको पता है, सुनो क्या चीज मैं कह रहा हूं कि भाई R प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर है, तो डेल्टा R/R बराबर इंटू 100 बराबर कितना होगा? 2 इंटू डेल्टा A/A इंटू 100, है ना? तो ये तुम्हारा 2 इंटू कितना है? आप यहां पे क्या कर रहे हो, दिस इज हाउ मच 1%, तो यह आ जाएगा आपका 2%। लेकिन आपको पता है अगर एरिया डिक्रीज करेगा, एरिया रिड्यूस कर रहा है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस आपका 2% इंक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? 2% गाइज इंक्रीज करेगा। हुमायंती रॉय, हाँ बिल्कुल डियर, आप लेट ना हुआ करें, क्योंकि लेट होने से आप लोग मिस कर जाते हो चीजों को, काफी चीजों को आप लोग लेट करने की वजह से मिस कर जाते हो। तो आई होप कि ये चीज क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, एकदम यू गाइज आर ऑसम, है ना? बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको कल की क्लास में दिया था होमवर्क, राइट? ये चीज जल्दी से बताओ, व्हाट विल बी दिस वन? जल्दी से बताओ ये क्या होगा? एवरीवन क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस। इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको होमवर्क दिया था ना। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर बिकम्स 3 टाइम्स इट्स वैल्यू। गाइस ध्यान समझना, करंट इलेक्ट्रिसिटी से अभी तक क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं आया हुआ है, राइट? करंट इलेक्ट्रिसिटी से उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आ सकता, राइट? तो हम लोग सारा कुछ ट्राई करेंगे, और कल की क्लास में मैग्नेटिज्म करेंगे तो देखो वहां से क्वेश्चन मिलेगा, मैग्नेटिक मटेरियल से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ईएम वेव प्रोपगेशन से तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल से बहुत सारे क्वेश्चन
मिलेंगे। तो हम लोग सारा कुछ करेंगे, बस आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस रखना है। और गाइज एक बार सेशन को लाइक कर देना है, राइट। अगर हम लोग ये सारा कुछ करेंगे तो आपको करना क्या है कि बस क्लास के साथ में बने रहना है और यहां पे 1 बाय 1 करके बस आंसर करते जाओ। जैसे मैं बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, एट व्हाट टेंपरेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर बिकम 3 टाइम्स इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मुझे बताओगे आप लोग, अब मुझे बताओगे कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द कंडक्टर। मैं इसके बाद आपको बहुत मस्त कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। इसके बाद आपको जो कॉन्सेप्ट समझाऊं ना, आपको मजा आ जाएगा, राइट। जस्ट मुझे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर बिकम 3 टाइम्स द वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि आर टी बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, है ना। ये क्या होता है, अल्फा क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट विच इज पॉजिटिव फॉर द कंडक्टर। क्यों पॉजिटिव होता है इसकी बात हम लोग बस अभी करने वाले हैं। जल्दी से बताओ मुझे गाइस, आपको गिवन है यहां पे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर पहले है तो किस टेम्परेचर पे जो पहले रेजिस्टेंस था उसका ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि रेजिस्टेंस मान लेते हैं T डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो ये तुम्हारा ट्रिपल हो गया, है ना। ये तुम्हारा 3 टाइम्स हो गया R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, है ना, अल्फा टी। तो क्या मिल जाएगा, R0 कैंसिल, 3 बराबर 1 प्लस अल्फा टी, 2 बराबर अल्फा टी, टी बराबर 2 बाई अल्फा। तो टी बराबर 2 अपॉन अल्फा, अल्फा इज 4 इंटू 10 की पावर -3। तो यह आ जाएगा तुम्हारा 2000 अपॉन 4, इट मीन्स 500 डिग्री सेंटीग्रेड। टी बराबर 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इज दैट क्लियर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें बताएं जल्दी से। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है। अब देखो गाइस एक बहुत ही प्यारी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, थोड़ा सा समझाना चाहता हूं यहां पे, है ना। देखो होता क्या है, अगर मैं तुमसे एक बात बोलूं यहां पे, सुनो, कंडक्टर क्या होता है। देखो व्हाट इज कंडक्टर, आपको ये बात पता है कि कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टिविटी उसकी काफी ज्यादा होती है ना, उसकी कंडक्टिविटी काफी ज्यादा होती है। बट देखते हैं कि ऐसा क्या है, क्या होने वाला है यहाँ पे। हम लोग इसका ध्यान सुनो, इसके टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में बात करना चाहते हैं। किसके बारे में, टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में। एकदम सब लोग सुनो, और जो जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक मार देना एक बार, है ना, क्योंकि 3 डिसलाइकर, चलो 3 डिसलाइकर आप लोगों ने बढ़ने नहीं दिया उन्हें, वेरी गुड। सर I1 केल्विन में नहीं लेंगे, अरे बिहार फुटबॉल क्लब, वाह क्या नाम है। देखो अगर मैं बोलूं यहां पे, अगर आप RT बराबर लेट से आप किस में, ये देखो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी, है ना, आप किसी में भी ले लो। देखो ध्यान से, अब सोचो कि आप क्या करने वाले हो, यहां पे RT बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है ना, ये अल्फा डेल्टा टी होता है ना। वहां पे तुम्हारा ओरिजिन था, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, 0 डिग्री था, तो इसलिए हमें को फर्क नहीं पड़ा। बट हम लोग नॉर्मली इसको क्या लेते हैं, अल्फा डेल्टा टी लेते हैं। और लेट से यहां पे तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा टेम्परेचर 2 है और ये टेम्परेचर 1 है ना। तो मतलब हम लोग ऐसे बात करते हैं कि T1 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R1 है और T2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस R2 है। अगर आप इसी को बोलना चाहते हो कि केल्विन में लेंगे तो लेट से T1 पे है और ये T2 पे है। अब सुनो ध्यान से, आपको लेना है डिफरेंस यहां पे, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। और डिफरेंस क्या होता है बताओ, डिफरेंस जो होता है उसको चाहे आप केल्विन में लो चाहे उसमें लो, क्यों, क्योंकि जो ये होगा मान लो T2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस T1 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात अगर हम कर लें कि यहां पे चलो हमको केल्विन में लेना है, केल्विन में लेना है, तो कैसे करोगे इसको आप लिखोगे कितना, T2 प्लस 273 माइनस T1 प्लस 273। बात तो वही आई, देखो आपने 273 सब जगह माइनस कर दिया, दोनों जगह आपने 273 माइनस कर दिया। तो अब क्या करो आप, R2 बराबर R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1, है ना, 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। तो ये चीज जो है आप यहां से भी ले सकते हो। इज दैट ओके। मतलब आप चाहे डिफरेंस लेने वाले हो तो अगर 273 ऐड करके लेने वाले हो तो वो भी तो अल्टीमेटली कट जाने वाला है ना। तो हमें ये चीज इसमें फर्क नहीं पड़ता। बट आपको एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहां पे देखो, एक चीज आप कह सकते हो कि यहां पे जो ये क्या गिवन है,
पर डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है ना। इस क्वेश्चन यहां पे केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड लेने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे पर डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप कोशिश करो कि डिग्री सेंटीग्रेड में रखो इस बात को। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब समझते हैं हम लोग, देखो अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा टेंपरेचर कोएफिशिएंट की बात। गाइस सुनो, कंडक्टर क्या होता है, जल्दी से बताओ कंडक्टर क्या होता है। आपको ये बात पता है, मैंने कहा कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके जो वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। आर यू गेटिंग इट? टेम्परेचर जो मेटल्स हैं, है ना, जो मेटल्स हैं लाइक फर्स्ट एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, है ना, एल्यूमिनियम वाला थर्ड ग्रुप। तो होता क्या है, जैसे मान लो सोडियम वाला ग्रुप हो गया, है ना, सोडियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया आपका, फिर क्या हो गया कंडक्टर हम क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम हो गया, है ना, आपके और कौन से होते हैं, कॉपर वाले हो जाते हैं, राइट। तो इन सब में होता क्या है ना, इन सब के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इवन एक्साइटेड, इवन फ्रीड, या ऐसे सोचो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नीड ओनली, या ऐसा हम बोले नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट, है ना। मतलब हमें चाहिए करंट, हम चाहते हैं कि हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए, और फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर इवन जो है आपका रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ लोग 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं। कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को ध्यान से समझना, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का पावर ज्यादा होता है, तो वो इतना लूजली बाउंड होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्टर वाले हैं ना, वो रूम टेम्परेचर पे ही वो तैयार होकर बैठे हैं एकदम ड्रेस मेरे तरह पहन के कि भाई सर मेरे को ले चलो यहां से, बहुत परेशान कर रहा है ये। वो इवन आपको ये लूज मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये रेडी होके बैठे होते हैं, मतलब ये एक्साइटेड होते हैं। जब ये एक्साइटेड होते हैं तो समझना ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो क्या होगा बताइए, क्या होगा? सिग्मा की वैल्यू क्या होती है गाइस, आप बताएं। अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहां से करंट क्या, देखो करंट क्या होता है, करंट होता है आपका NeAVD, है ना। करंट क्या होता है, NeAVD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या होता है, मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो अप्लाई करने वाले हो, है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट करेगा किस पे डिपेंड करेगा भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा रहे हो, है ना। और जो म्यू होता है वो क्या होता है, मोबिलिटी, वो क्या होता है, मोबिलिटी। E is the applied electric field, VD क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये हमारा करंट है, N क्या है, कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम N, E is the इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, A is the एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो हम बोलेंगे VD is equal to म्यू E। अपन लोग गाइस बहुत ही आराम से बोलते हैं यहां पे कि I बराबर क्या होगा, ध्यान से समझना, I बराबर हो जाएगा NeA म्यू इंटू E, NeA म्यू इंटू E, यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं I/A बराबर Ne म्यू E, है ना। I/A क्या होता है बताइए, I/A क्या होता है, आप मुझे बताओ, व्हाट इज I/A? करंट अपॉन एरिया। ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अगर स्केलर वेक्टर है तो भैया कौन सी क्वांटिटी है ये बताइए पहले, जल्दी से बताओ। ये तुम्हारा I/A क्या होता है, जल्दी से बताओ, I/A क्या होता है? I/A जो होता है वो स्केलर होता है या वेक्टर होता है, जल्दी से बताएं एक बार, जल्दी से बताएं गाइस, I/A क्या होता है, I/A क्या होता है? बिल्कुल सही, कोई बताएगा, पता है, पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। वेक्टर होता है, क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको करंट डेंसिटी बोलते हैं ना, बिल्कुल सही, इसको बोलते हैं हम लोग करंट डेंसिटी, इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, बिल्कुल करंट डेंसिटी वेक्टर। और ये हो जाएगा Ne म्यू E, है ना, Ne म्यू E। और यहां पे Ne म्यू को क्या बोलते हैं बता सकते हो, Ne म्यू को क्या बोलते हैं, जल्दी से बता सकते हो? J इज इक्वल टू Ne म्यू को क्या बोलते हैं, व्हाट इज Ne म्यू? Ne म्यू को गाइज आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो एकदम हाईलाइट करके लिख लो, दिस इज सिग्मा,
this is sigma, and sigma is what? Sigma is your conductivity. Sigma is your conductivity. Sigma is your conductivity. Is that clear? सिग्मा इज योर कंडक्टिविटी। एंड अगर सिग्मा कंडक्टिविटी है तो हमारा जो रजिस्टिविटी होता है, दैट इज रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा। रो इज इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, राइट। रजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाई सिग्मा। रजिस्टिविटी को हम लोग एक स्पेशल नाम और देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रजिस्टिविटी को एक नाम और देते हैं, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये होता है रो बराबर 1 बाई सिग्मा। जल्दी से क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार बताएं। ओके तो ये हो गया तुम्हारा, हमें कंडक्टिविटी ये मिल गया, जे बराबर सिग्मा, ये चीज हो गई। सिग्मा की वैल्यू आ गई एनी म्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऐसे आराम से इसको ऐसे अपने नोट्स बना के वहां पे हाईलाइट करके इसको लिख लो कि सिग्मा बराबर एनी म्यू, है ना। सिग्मा, हाँ, मीटर यूनिट वगैरह आप लोग इसको निकालते रह सकते हो ना, यूनिट निकाल लोगे। यूनिट अब देखो, आप लोग निकालना चाहते हो तो मैं चलो बता देता हूं। रो बराबर रो एल बाई आर बराबर रो एल बाई ए, रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल, आर ए बाई एल, तो आर हो जाता है तुम्हारा ओम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन एल, तो आर रजिस्टिविटी का यूनिट हो जाता है ओम मीटर, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर। अब अगर हम लोग बात करें यहां पे रजिस्टिविटी का ओम यूनिट ओम मीटर हो गया, तो भाई इसका कितना होगा जल्दी से बताओ। सिग्मा का कितना होगा? सिग्मा का हो जाएगा क्या, क्या हो गया ये 1 अपॉन रो, यानी 1 अपॉन ओम मीटर, 1 अपॉन ओम मीटर, है ना। यानी हम लोग इसको क्या बोलते हैं? 1 अपॉन ओम को, इसको ओम इनवर्स बोलते हैं, राइट। ओम इनवर्स बोलते हैं, ओम इनवर्स अपॉन मीटर, है ना। ओम इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? MHO बोलते हैं। उल्टा कर देते हैं, कुछ नहीं मिला उनको तो क्या कर देते हैं ये लोग, OHM को इधर से पलट के MHO लिख देते हैं और मो पढ़ते हैं, राइट। तो इसको मो पर मीटर भी बोलते हैं और इसी को सीमेंस भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या बोलते हैं? सीमेंस पर मीटर, राइट। तो ये सारी यूनिट की कहानी हो गई। ये चीज आपको पता है, राइट, बट इसको नोट करके लिख लीजिए आप लोग, है ना। क्लियर? यहां तक क्लियर? ये खैर मैं बताने कुछ और जा रहा था, बट कहानी यहां पे कहते ना, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और अभी ना कहीं कल कभी ना कभी आंधी या तूफान जरूर आएगी। राइमिंग नहीं मिल पाया। ओके, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लेट्स स्टार्ट। अब देखो करने क्या वाले थे हम लोग। मैंने कहा सिग्मा बराबर एनी म्यू। गाइस एकदम ध्यान से समझना, सिग्मा बराबर एनी म्यू। सिग्मा बराबर एनी म्यू का मतलब क्या होता है? सिग्मा बराबर एनी म्यू का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, सिग्मा बराबर एनी म्यू, राइट। सिग्मा बराबर एनी म्यू। सिग्मा होता है तुम्हारा क्या? सिग्मा इज कंडक्टिविटी, एन इज कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, म्यू इज द मोबिलिटी। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, ओके, दिस इज कंडक्टर। अब बताओ मुझे, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या घटेंगे? एन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी से बताएं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो एन की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? जल्दी से बताओ, जल्दी से। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो क्या होगा? यहां पे एन की वैल्यू बढ़ने वाली है, घटने वाली है? दीपक, अक्षय, प्रतीक्षा, मधुमंती, बिहार, विष्णु, प्रतीक्षा, राजेश, जल्दी से बताएं। आप लोग इतने सारे लोग हैं, कोई ना कोई तो बताएगा। इंक्रीज करेगा, बहुत सही। अब मुझे बताओ म्यू क्या होगा? म्यू इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? म्यू क्या है? म्यू इज द मोबिलिटी, म्यू इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होगा? मोबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? जल्दी से बताएं। मोबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कौन बताएगा? मोबिलिटी। तो गाइज एकदम ध्यान से समझो, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या है कि भाई ये कंडक्टर है, और ये कंडक्टर, ध्यान से समझना, आइडियली मोबिलिटी, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो मोबाइल होंगे, टेम्परेचर मिलेगा तो मोबाइल होंगे, लेकिन कंडक्टर का वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स है, मैक्सिमम, सुनना ध्यान से सुनना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर आ चुके हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर आ चुके हैं। एक कमरा था छोटा सा, उसमें 20 लोग बैठे हुए हैं पहले से ही। उस कमरे में जगह थी 15-18 लोगों की, समझो ध्यान से। उस कमरे में लेट से आप खुश हो जाओ, 20 लोगों की जरूरत थी और 20 लोग पहले से आके बैठे हुए।
अब हम मतलब जितना फ्री था, कंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है कि रूम टेम्परेचर पे भी वो इलेक्ट्रॉन्स उनके फ्री हो जाते हैं बहुत तेजी से, बहुत थोड़ा एनर्जी चाहिए, मान लो रूम टेम्परेचर पे नहीं फ्री है, थोड़ा सा दे देंगे फ्री हो जाएंगे। अब हम टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया, एक्चुअली उस छोटे से कमरे में हमने एन की वैल्यू तो पता चला मैक्सिमम तो पहले ही बाहर आके बैठे थे, 20 थे और 21 कर दिया हमने, 22 कर दिया हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा बढ़ा दिया टेम्परेचर के बढ़ाने की वजह से। लेकिन क्योंकि जगह तो कम था, जब जगह कम था तो कम जगह में अगर बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो क्या वो घूम पाएंगे, वो बेचारे ऐसे दब जाएंगे एक दूसरे में। अगर एक ही कमरे में सपोज की पहले 20 एक छोटा सा कमरा था जिसमें 20 लोग आ सकते थे और उनमें से मैक्सिमम 18 19 20 लोग पहले से बैठे हुए थे, हमने टेम्परेचर बढ़ाया और इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए और आदमी आ गए और इस कमरे में अब 100 लोग हो गए, जगह तो कम है, तो क्या आप 100 लोग होने से वो लोग और तेज मोबाइल हो जाएंगे? ये मोबाइल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जगह कम हो गई, जगह कम हो गई यानी मोबिलिटी जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा। और मोबिलिटी जो डिक्रीज करता है वो मार्जिनली डिक्रीज करता है। मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये ऐसे लिख लो, मतलब कि ये डोमिनेट करता है, ये डोमिनेट करता है, ये क्या करता है, डोमिनेट करता है। मोबिलिटी का डिक्रीज होना डोमिनेट करता है। तो मान लो भाई टेम्परेचर सिग्मा तुम्हारा क्या था, एनी म्यू था, है ना, ये तुम्हारा 1 था, ये तुम्हारा 10 था, है ना, ये तुम्हारा बढ़ के 2 हो गया और ये बढ़ के तुम्हारा 3 हो गया, है ना, मतलब ये घट गया, ये बहुत तेजी से घट जाता है, ये बहुत ज्यादा घट जाता है, लेट्स से 3 हो गया। तो अब देखो प्रोडक्ट अभी भी कितना होगा गाइस, देखो ये कितना आया, ये 10E आ गया यहाँ पे कंडक्टिविटी, और यहाँ पे 2 × 3 6E हो गया। इसके बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा, म्यू का घटना ज्यादा हो गया, यानी कि ओवरऑल तो तुम्हारी कंडक्टिविटी डिक्रीज कर गई, यानी कि ओवरऑल जो तुम्हारा कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी वो डिक्रीज कर जाएगी विथ टेम्परेचर। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे नॉर्मली, ओहो थैंक यू, ओहो क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि भाई साहब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलने लगते हैं। बट कंडक्टर के केस में ऐसा नहीं होता, कंडक्टर के केस में रिवर्स होता है, मोबिलिटी ज्यादा ही घट जाती है तो वो टेम्परेचर जो है, कहते नहीं टेम्परेचर बढ़ाने पे कंडक्टिविटी घट गई, कंडक्टिविटी घट गई मतलब रजिस्टिविटी बढ़ गई, रजिस्टिविटी बढ़ गई, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रजिस्टिविटी बढ़ा तो कंडक्टर का टेम्परेचर कॉफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू रजिस्टर पॉजिटिव है, लेकिन टेम्परेचर कॉफिशिएंट फॉर कंडक्टेंस नेगेटिव है। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? क्या बोला हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि अगर रजिस्टेंस तुम्हारा जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ध्यान सुना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टर फॉर रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? टेम्परेचर कॉफिशिएंट मतलब कि भाई टेम्परेचर आपका इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। बट टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए लिख रहा हूं, फॉर कंडक्टेंस इज निगेटिव, है ना, इज निगेटिव। तो ये चीज है जो आपको गाइज ध्यान में रखना है। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पढ़नी है, बट हम लोग पढ़ेंगे भी, ऑब्वियसली हम लोग पढ़ेंगे भी, लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है साथ ही साथ कि हम सब जो ये सारी कुछ पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद आपको जो चीजें और भी हैं बचती हैं, लाइक कि अब करंट इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा चैप्टर है जिसके लिए हम लोग 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन लगाएं, पेड बैच मैंने इसको आपको 15-16 घंटे में पढ़ाया है, राइट, तो डिपेंड करता है, लेकिन मैं यहाँ पे हर पोर्शन को टच करने की कोशिश कर रहा हूं। तो दिस इज द डन, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने इस पर टाइम दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, ये एक छोटा सा डिस्कशन आया तो मैंने आपको बता दिया। लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ, जल्दी से बताएं, इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को करो। क्या है, डायमेंशंस ऑफ अ ब्लॉक आर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल इज दिस वन, देन रेजिस्टेंस बिटवीन द रेक्टेंगुलर फोर्सेस इज हाउ मच? चलो करो। कैसे बना दें, ऐसे बना दें, ऐसे बना देते हैं।
है ना, इसको ऐसे बढ़ा दिया। इसका डायमेंशन गिवन है 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, ये है तुम्हारा 100 सेंटीमीटर। दिस इज एरिया। ओके, नाउ गिवन है इफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स मटेरियल, यानी रो की वैल्यू गिवन है आपको, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर, है ना। फिर क्या है, देन द रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट रेक्टेंगुलर फोर्सेस, अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस, अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस। तो गाइस बताओ आपको किधर के बीच में निकालना है, किधर के बीच में निकालना है। ये जो आपको निकालना है ना, देखो ध्यान से, आपको जो यहां पे निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है, आपको कहां निकालना है, इस वाले रेक्टेंगुलर सरफेस के अक्रॉस निकालना है, बिटवीन अपोजिट रेक्टेंगुलर सरफेस। तो ये रेक्टेंगुलर सरफेस और ये रेक्टेंगुलर सरफेस, है ना, इसके बीच में आपको निकालना है, यानी इसके बीच में रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ये वाला सरफेस, दिस इज विल गिव यू एरिया 100 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10 की पावर -4, दैट इज 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। और लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ का काम करेगा, लेंथ विल बी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बोल रहा है आपसे कि अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में निकालना है, अपोजिट रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच में निकालना है गाइस। आपको अगर बोलता कि अपोजिट स्क्वायर फेसेस में निकालना है, तो जो मैं पहले कर रहा था वो था स्क्वायर फेसेस का मतलब इधर इधर के बीच में लेते, लेकिन ये रेक्टेंगुलर फेसेस है तो ऊपर वाला और नीचे वाले के बीच में लोगे। तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा इट विल बी रो एल बाई ए, रो एल अपॉन ए। रो की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर इंटू एल, एल इज 1 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2 अपॉन एरिया इज 10 की पावर -2, है ना। ये कैंसिल आउट तुम्हारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है ना। इसमें आई थिंक किसी ने अगर गलत किया होगा जल्दी से बता दो, एकदम बेसिक सी बात थी, बहुत सारे लोग इसमें गलत कर सकते थे यहाँ पे कि भाई इधर का एरिया ले लिया जाए, इधर का एरिया ले ले, है कि नहीं। बट आई थिंक ये फाइनली आपको चीजें समझ में आई। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड जेम्स, निधि, राइट। अपने लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। अब इसके लिए आपको पता है बेसिक, राइट। इसके लिए बेसिक आपको पता है, क्या पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आपको पता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, जब रजिस्टर आपके ऐसे कनेक्टेड हो सच दैट उनमें जो करंट जाए वो सेम जाए ना। ये R1 R2 है, तो ये रेजिस्टेंस पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में कब होते हैं, व्हेन करंट इज सेम, व्हेन करंट इज सेम इन बोथ रजिस्टर्स, है ना। तो देयरफॉर जो इक्विवेलेंट आता है वो आपका आता है R1 प्लस R2, है ना, R1 प्लस R2। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये R1 और ये R2, इन दोनों के बीच में आपको नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पैरेलल तब होता है जब आपका वो उनके क्रॉस वोल्टेज सेम हो, है ना, इनके क्रॉस वोल्टेज सेम हो, तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, वोल्टेज सेम होना चाहिए क्रॉस। तो इसका इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ से आ जाता है R इक्विवेलेंट बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आपके पास में 5 रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए जाएं, या मान लो आपके पास में इस तरह से लगा दिए जाएं, ये R है, ये 4 रजिस्टर से बोल ले लेते हैं, R R R R, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो इनका नेट इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए। अगर 4 रेजिस्टेंस पैरेलल लगा दिए जाएं तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट बाई 4 हो जाएगा, राइट। ये आपका R इक्विवेलेंट बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करें
क्या होगा द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन दिस वन, तो कितना होगा, देखो सीरीज है ये तो एकदम आसान है ऐसे ही, 3 3 6, ये सीरीज है तो 6 और 6 पैरेलल, तो 6/2 3, फिर से 3 और 3 6 और 6 और 6 पैरेलल 3, 6 पैरेलल 3, फिर तुम्हारा 3 और 3 6, 6 और 6 पैरेलल 3, और 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी दिस मच, दैट इज 18/9, मतलब 2 ओम, है ना, 2 ओम। आया समझ में? क्या कैसे किया फिर से बताता हूं, ये 3 3 पैरेलल 6 6 और 6 फिर से सॉरी 3 और 3 सीरीज, तो 3 और 3 3 + 3 6 हो गया, और 6 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन, 6 और 6 पैरेलल कॉम्बिनेशन 3, 2 है तो अपॉन 2 कर दिया, 3 होता तो अपॉन 3 कर देते, और 3 इसका पूरे का इक्विवेलेंट 3 आ गया, 3 और 3 प्लस फिर से 6 हुआ, ये 6 और ये 6 फिर से पैरेलल, तो 6/2 3 हो गया, 3 और 3 6, 6 और 6 का पैरेलल 3 हो गया, 3 और 3 6 और 6 और 3 का पैरेलल 6 × 3/6 + 3, दैट इज 2 ओम। वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसको करो, क्या होगा यहां पे, इन द सर्किट शोन, आपको ओम्स लॉ पता ही होगा ना, अब ओम्स लॉ तो आपको पता ही है, बचपन से जानते हो आप लोग। ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर IR, है ना, ओम्स लॉ। इसका आंसर करो जल्दी से, देखते हैं कौन सॉल्व करता है, अगर कर लिया है तो उसको रिवाइज करें जल्दी से, जल्दी बताओ सब लोग, जितने लोग भी ने अभी किया है। बताओ 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 जल्दी से, कैसे होगा। In the circuit shown in figure, current passing through 2 ohm resistance is 0, right? Current passing through 2 ohm resistance is 0. कौन सा सही है? Current passing through 4 ohm is 5 ampere. Current passing through this one, okay. तो let's say ये आपका given है circuit. This is 2 ohm. This is 4 ohm. This is यहाँ जोड़ दिया, यहाँ लगा दिया बैटरी, और यहाँ लगा दिया आपका रेजिस्टेंस 5 ओम। ये आ गया आपका 4 ओम, ये आ गया आपका 5 ओम, या मैं ऐसा बोले, चलो इधर लिख देते हैं 4 ओम 5 ओम, ये आ गया 20 वोल्ट। इस वाले रेजिस्टेंस में देखो, इधर वाला टर्मिनल भी सेम वायर से जुड़ा हुआ है, इधर का जो टर्मिनल है वो सेम वायर से जुड़ा हुआ है, इधर का टर्मिनल भी सेम वायर से जुड़ा है। अगर मैं इसको यहां से ग्राउंड मान लूं तो यहां का पोटेंशियल 20 वोल्ट है, राइट, यहां का भी 20 वोल्ट है और यहां का भी 20 वोल्ट है ना, तो 20 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो 0 है। इसमें लगाएंगे V बराबर IR, तो आपका 0 बराबर I × 20, मतलब I बराबर 0। यहां पे क्या होगा, ये प्लस माइनस, तो इसके क्रॉस 20 है तो 20/4 करंट हो जाएगा, 20/4 दैट इज 5 एम्पियर इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें करंट जो हो जाएगा वो 20/5 हो जाएगा, दैट इज 4 एम्पियर। तो कौन सा सही है, 4 ओम में 5, 5 ओम में 4, 2 में 0, देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये सवाल हमारे पास में, इसको करो, छोटा छोटे सवाल है, बहुत ज्यादा सर्किट नहीं सॉल्व करना है कि केसीएल केवीएल लगा के बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, बहुत ज्यादा तब पढ़ाई करें जब एकदम कॉन्फिडेंट पूरे में आ जाए, राइट, बट यहां पे आपको सिंपल सा यही छोटे छोटे सर्किट सॉल्व करने हैं यहां के लिए। जल्दी से करो, जल्दी से बताओ एवरीवन, क्लियर है यहां तक तो जल्दी से बताएं। डू इट जल्दी से।
जल्दी जल्दी से करो, जल्दी से करो। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी ना, पावर विच इज डेसिपेटेड एज हीट, तो मतलब आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। पावर आई स्क्वायर आर होता है, हीट होता है आई स्क्वायर आर टी। इन द 6 ओम रजिस्टर इज 6 वॉट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट। आपको बोला गया कि यहां पे इसमें जो पावर आ रहा है, पावर डेसिपेटेड इन 6 ओम इज 6 वॉट। तो पावर होता कितना है, पावर होता है आपका, देखो वॉट दिया है तो पावर है, जूल होता तो हीट हो जाता। पावर का होता है आई स्क्वायर आर बराबर 6 वॉट। करंट हो कितना होगा हमको नहीं पता, इनटू करंट ये कितना है 6 क्या, आर बराबर 6 ओम बराबर 6 वॉट, यानी कि आई स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो करंट बराबर आ गया 1 एम्पियर। आपको पता चल गया कि यहां से जो करंट निकला वो 1 एम्पियर निकला। अब हमको देखना है कैसे, राइट। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बताइए। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 6 प्लस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो 6 प्लस आर इंटू 8 यानी 8R अपॉन 8 प्लस आर, है ना। और हमें पता है करंट 1 एम्पियर है, तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 बराबर वोल्टेज इज हाउ मच 12 अपॉन 6 प्लस 8R अपॉन 8 प्लस आर ना। ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 8R अपॉन 8 प्लस आर बराबर 6 बराबर 12। कितना आएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा 8R अपॉन 8 प्लस आर, है ना, 8R अपॉन 8 प्लस आर बराबर 6, 12 माइनस 6 6। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा आपका, R इंटू 8 अपॉन 8 प्लस आर 12 वोल्ट। करंट आ गया कितना, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर करंट इसमें जितना आया 6 ओम, ठीक है। आई स्क्वायर इंटू 6 इज इक्वल टू दिस वन 6 वॉट। क्लियर है। यहाँ से फिर आपका कितना आ जाएगा 6 वाट। आपको क्या रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमें निकालनी है। करंट हमने कहा 1 है, करंट इज V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V की वैल्यू 12 है, दिस वन इज हाउ मच, ये हमने कर लिया। अब 6 प्लस दिस वन 8R प्लस दिस इज 6, तो यहाँ से अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा 8R बराबर 6 8 जा 48 प्लस 6R, है ना। तो 8R माइनस 6R इज 2R इज इक्वल टू 48 एंड R इज इक्वल टू 24 ओम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत यहां तक जल्दी से बताओ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से बताओ, अदरवाइज आगे बढ़े हम लोग। इज दैट क्लियर, यहां तक सबको क्लियर है क्या, है ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्वेश्चन है, इसको करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो। द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर वेरीज विथ टाइम एस टी इज इक्वल टू टी एज क्यू बराबर AT माइनस BT स्क्वायर। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर बाय द टाइम करंट सीजेस इज हाउ मच। करंट सीजेस का मतलब होता है करंट जब जीरो हो जाए। करंट सीजेस का मतलब है कि आपका जो करंट है वो जीरो हो जाए। करंट सीजेस का मतलब करंट आपका जीरो हो जाए। इज दैट ओके? बोलें जल्दी से, इज इट क्लियर? जल्दी से बताओ। अगर क्लियर है तो एकदम जितने भी लोग देख रहे हैं गाइज एक बार लाइक करें और बताएं कि इसमें आंसर क्या आएगा आपका। ट्राई करो।
जल्दी से बोलो। क्या होगा? करंट इज आई बराबर आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, है ना। क्यू कितना ये आ जाएगा तुम्हारा डी अपॉन डी टी बराबर ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, ए टी माइनस बी टी स्क्वायर, है ना। द टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर बाय द टाइम, ओके। तो क्या होगा ये देखो, ये आपका आ जाएगा d बाई डी टी, मतलब ये हो जाएगा आपका a माइनस टू बी टी ना। ये आ गया आपका करंट। करंट जब जीरो होगा, तो करंट जीरो होने का क्या मतलब है गाइस? करंट जीरो होने का मतलब क्या होगा कि I बराबर जीरो, तो आपका हो जाएगा a माइनस टू बी टी बराबर जीरो। तो यहां से आ जाएगा t बराबर a अपॉन टू बी, a अपॉन टू बी। इज दैट ओके? ये टाइम निकल के आ गया, बिल्कुल सही अर्नब, ये हमारा टाइम आ गया। हमको निकालना है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन आर बाय द टाइम करंट सीजेस, राइट, बाय द टाइम करंट सीजेस। तो कितना होगा जल्दी से बताएंगे, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? एक रेजिस्टेंस आर है, उसमें चार्ज ऐसे जा रहा है, बताइए कैसे करेंगे इसको, कैसे करोगे इसको, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप लोग? और ये क्वेश्चन है गाइस, ये आपका है, आप लोग इसको सॉल्व करें जिस तरह से आप लोगों ने कल की क्लास में, आपके पास, मेरे पास कोई और होमवर्क क्वेश्चन नहीं है आज का, तो आप लोग इसमें क्या करेंगे, हीट का फॉर्मूला आपको पता है, राइट, हीट का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला पता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है, हीट आपका VIT भी होता है, राइट। नेक्स्ट आपका होता है कि V स्क्वायर बाई RT होता है, राइट। तो इसका यूज करके आपका जो भी आंसर है ABCD, उसको कमेंट करके विथ एक्सप्लेनेशन लिखना। जैसे कि कल की क्लास में मैं आपको बता देता हूं, कल की क्लास में मैं आपको एक मिनट बताता हूं कि कल की क्लास में किसने क्या होमवर्क किया था, और डाउट भी अच्छे से वहां पे पूछा गया था, राइट। तो उसको हम लोग बहुत कायदे से वहां पे सॉल्व करते हैं। ट्राई टू जस्ट इंगेज अस, राइट। वहां पे इंगेज करोगे तो आपको चीजें भी और अच्छे से मिलती रहेंगी, राइट। हमारे पास आज मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन नहीं लाया है, तो मैं आपको यही वाला क्वेश्चन एज अ होमवर्क देता हूं, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु गेव मी द आंसर ऑन यूट्यूब? दैट इज, काफी लोगों ने दिया है, वैसे काफी लोग अब कमेंट करना, शुरू में लोग संकोच करते थे, बट बाद में लोगों ने यहां पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है। दिस इज अ गुड थिंग ना, दिस इज अ गुड थिंग कि जैसे आपका ये चीजें हैं, लेट मी टेल यू who was this? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी डे 7, काफी लोग यहाँ पे, ये शुभम कुमार, दीपक ख्यालिया, ओके आपने आंसर किया था, वेरी गुड। आमिर अख्तर, कुलदीप सरोज का काफी डाउट भी था, राइट। कुलदीप सरोज का एक डाउट था, राइट, वो डाउट मैंने क्लियर कर दिया, आप लोग भी देख सकते हो, शायद अगर आपका डाउट हो तो वो भी वहां पे आपको क्लियर मिलेगा, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे कमेंट कराना स्टार्ट किया है कि आप लोग अगर यहाँ पे सपोज किसी को कोई भी डाउट होता है ना, तो टेलीग्राम पे सपोज आप नहीं कर पाते हो, मैं यूट्यूब पे आपको रिप्लाई करता हूँ, राइट। तो आप आराम से मेरे को यहाँ, अगर इन केस अगर मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। लेट से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सी बात डिस्कस करते हैं। दिस इज दिस वन, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। यहां पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि एक कॉम्बिनेशन सेल क्या होता है, बताओगे? व्हाट इज द सेल? टेल मी, सेल क्या होता है, सेल का EMF क्या होता है? एवरीवन जल्दी से बताएं, व्हाट इज सेल, सेल का EMF क्या होता है? तो आंसर करने की आदत डालो, मैंने छोटा सा आंसर आपके लिए छोड़ दिया, राइट। आंसर सिर्फ डायरेक्ट मत किया करो, सी ऑप्शन है, मैंने छोड़ा इसलिए कि आप लोग वहां पे लिख सको कि सर इसका इस तरह से करने पे ये आंसर आएगा, राइट। चलो हम लोग आगे बात करते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब सुनो, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है? जैसे मान लो कि एक बैटरी, आप समझो एक बात को, ध्यान समझो, जैसे मान लो एक ये तुम्हारा एक टैंक है, ओके, लेट्स से एक टैंक है, क्या है? टैंक है। लेट्स से दिस इज अ टैंक, दिस इज अ टैंक, ये तुम्हारा वाटर का टैंक है, छत पे कहीं रखा हुआ है, राइट। ध्यान से समझना इस बात को, थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद ये यहां पे आया, यहां पे वाटर फिल है, हमें वाटर साइकिल एक बनाना है, तो लेट्स से ये वाटर नीचे आया,
घर में इसने वाटर सप्लाई किया, जहां जहां यूज करना था सप्लाई किया उसने, राइट। जहां जहां आपने यहाँ पे अप्लाइंसेस के लिए लिया, आपने सप्लाई किया, यहाँ पे जो भी था वाटर, यहाँ पे आपने इसको हीट सपोज स्टीम के लिए यूज करना था, जो भी किया आपने तमाम चीजें किया यहाँ पे। ओके, उसके बाद आपने क्या किया कि इसी वाटर को आपने यहां से यहां कैसे क्या किया, दिस इज लाइक दिस, ओके, दिस इज दिस वन, एक टैंक है ये, है ना, दिस इज अ टैंक, ये एक नीचे बेसमेंट टैंक है, दिस इज ऑल्सो पानी का टैंक। आप चाहते हो कि देखो ये वाटर रिसाइकिल का काम करे, तो मुझे बताओ इधर में टैंक 1 से टैंक 2 आने में हमको क्या, टैंक A1 से टैंक 2 में जो पानी जाता है, टैंक 1 से जो टैंक 2 में पानी जाता है वो अपने आप जाता है, आपको भेजना पड़ता है, मतलब खुद से हो जाता है या फिर आपको, तो देखो यहाँ हाइट ऊपर है ना, ये हाइट ऊपर हाइट पे है, तो ये आपको भेजना, यहाँ पे क्या होता है, ये खुद से आ जाता है, ये पानी खुद से आ जाता है ना। लेकिन इधर क्या होता है, इधर हाइट बढ़ गई, ऊपर इधर हाइट बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, तो अब इसको कौन भेजेगा, इसको कौन भेजेगा, इसको भेजने का काम करता है एक हमारा पंप, हमारा एक पंप हो सकता है, which will provide the necessary thing to supply the water from here to here, from low energy to higher energy, बोले है ना, बाय एक्सटर्नल एजेंसी, करेक्ट दीपक, करेक्ट। अब सोचो गाइस ध्यान से, हम लोग एक बात करें यहां पे कि यही चीज अगर हम ऐसे बोलें कि मान लो ये एक रजिस्टर है, कुछ भी है, सर्किट है बाहर का, यहां पे हमारा एक क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, ये तुम्हारा प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है, तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के बारे में, राइट, पॉजिटिव चार्ज, लेट्स से करंट जो है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ना, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलूं इधर करंट फ्लो कर रहा है तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन इधर निकल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, निगेटिव से पॉजिटिव, यानी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तो यानी इलेक्ट्रॉन इधर गया ऐसे घूम फिर के इधर उधर देखा, सबको ऐसे देखते हुए इधर से आया, इधर से आया, अपने से आ रहा था, क्यों, क्योंकि इसको लग रहा था यार कि हम हायर पोटेंशियल की तरफ चल रहे हैं। जैसे ये यहां बैटरी पे आया ना, इसको कहा अरे मेरे को तो सामने तो यार ज्यादा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर से हायर जाता है, इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर जाता है, पॉजिटिव चार्ज हायर से लोअर, तो इलेक्ट्रॉन यहां तक तो अपने से आ रहा था, उसको पॉजिटिव दिख रहा था, जैसे ही यहां पे आ गया, अब बैटरी के अंदर में उसको उधर ट्रेवल करने के लिए उसको हायर टू लोअर जाना पड़ रहा है, बैटरी के अंदर इसको हायर टू लोअर जाना पड़ रहा है ना, इसको हायर टू लोअर जाना पड़ रहा है, क्या मतलब है इसका, अब इसको कौन ले जाएगा, व्हाट इज दैट एलिमेंट विच विल मूव दिस इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट्स नेचर, राइट, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन का कि ये निगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन बैटरी के अंदर ये पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा, और पॉजिटिव से निगेटिव के अंदर यहां पे जाने के लिए जो रीजन होता है दैट इज ईएमएफ, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, जो काम इस पंप ने किया वही काम इस ईएमएफ ने किया, जिस काम को इस पंप ने किया, इज दैट ओके। तो ये हमारा यूज होता है ईएमएफ लगता है तो फोर्स है, बट इट्स नॉट अ फोर्स, राइट, इट्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आपको बताया था उसमें, है ना, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्लियर, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V बराबर क्या होता है, ये ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ मान लो तुम इसको E से डिनोट करोगे तो E की वैल्यू क्या होगी, W/Q होता है, वेयर W क्या होता है, वर्क डन, फ्रॉम वर्क डन, E इज फॉर ईएमएफ, W इज द वर्क डन to move the electron from one shell of the battery to the another shell of the battery,
है ना। ये चीज हमारा हो जाता है E बराबर W बाई की। आई होप कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज हम लोगों ने इसको यहां तक डिस्कस किया। अब हम लोग एक काम करेंगे, थोड़ा सा और जाने की कोशिश करेंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में कि क्या होता है ये चीज, है ना, क्या होता है ये चीज। जैसे सुनो ध्यान से यहाँ पे, लेट मी टेल यू क्या होगा ये। देखो, अगर हम ऐसे बोलें कि एक सेल है, एक ईएमएफ है, तो उस ईएमएफ का क्या होता है, एक ईएमएफ होता है, उसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और एक ईएमएफ के अंदर गाइस, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसके बीच में इसका कुछ रेजिस्टेंस होता है, जो कि हम लोग इस तरह से दिखाना चाहिए, प्लस माइनस ईएमएफ, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब कि इसमें भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे नहीं डिनोट करते, इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं कि भाई आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या एक्स्ट्रा लगा दिया, ये आ जाता है इसमें। दिस इज ई एंड दिस इज आर। क्लियर है? ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। तो पोटेंशियल अक्रॉस ए बी जो होगा, इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल पोटेंशियल। अब सुनो ध्यान से, इन केस ऑफ केस वन, लेट टेक केस वन, राइट, व्हेन आई बराबर 0, यहां पे जो करंट फ्लो होने वाला है आई बराबर 0, मतलब यहां पे आपका ये जो टर्मिनल पोटेंशियल है, दिस इज दिस वन, दिस इज आर, दिस इज प्लस माइनस ई। आपको एक बात पता है कि करंट रेजिस्टेंस जो है वो अपने अक्रॉस आई आर वोल्टेज ड्रॉप करता है। तो आई आर अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 0 वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि ये तुम्हारा ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना है, ई प्लस 0, यानी ये तुम्हारा इसके बराबर आ जाएगा इन द केस ऑफ नो चार्जिंग, राइट। कुछ भी नहीं हो रहा है, ना तो करंट जा रहा है, ना तो करंट आ रहा है। लेट्स टॉक अबाउट द केस 2। इन केस ऑफ चार्जिंग, अगर चार्जिंग होगा मतलब कि करंट सप्लाई की जा रही है सेल को, है ना, करंट यहां से आई आ रहा है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का एक नेचर होता है कि जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ओके, और इधर करंट आया, तो जिस टर्मिनल से एंट्री मारता है वहां पे पॉजिटिव टर्मिनल, जिसमें डिक्रीमेंट मारता है वहां पे नेगेटिव टर्मिनल। क्यों? क्योंकि ये यहां पे हो गया, राइट, यहां पे हो गया। अब हम क्या बोलेंगे, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना जनरेट हो गया, आई आर का, यहां पे ई आ गया, तो ई ए प्लस आई आर, तो वी ए बी बराबर, यानी टर्मिनल पोटेंशियल वी ए बी बराबर आपका आएगा ई प्लस आई आर। आया समझ में? E plus IR. This is this one. Clear? Case 3. डिस्चार्जिंग के केस में, जब ये तुम्हारा डिस्चार्ज हो रहा हो, डिस्चार्ज होने का मतलब होता है कि जो तुम्हारा सेल है वहां से करंट निकल रही हो। ये A है, ये तुम्हारा B है, तो यहां से करंट एग्जिट ले रही है, राइट, दिस करंट इज टेकिंग एग्जिट फ्रॉम हियर। तो करंट एक्चुअली इधर से आ रही है, तो यहां पे प्लस बनाएगा, यहां पे माइनस बनाएगा, प्लस माइनस आई आर यहां पे जनरेट हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस आई आर यहां जनरेट होगा, यहां पे आर रेजिस्टेंस, ये ई है, तो यहां क्या हमें ये मिलेगा कि वी ए बी बराबर ई, और ये देखो अपोजिट पोलैरिटी में जनरेट हुआ है, दिस इज दिस वन, है ना। तो यहां पे तुम्हारा VAB जो होता है वो लेस देन E होता है, टर्मिनल पोटेंशियल लेस होता है, यहां पे तुम्हारा बराबर हो जाता है, और यहां पे टर्मिनल पोटेंशियल आपको ज्यादा मिलता है इन द केस ऑफ चार्जिंग, है ना। जल्दी से बताओ गाइस, इज इट क्लियर? अगर ये समझ में आ गया तो एक बार सेशन को लाइक करें। जितने लोग भी यहां पे देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दिया करो, है ना। यहां तक समझ में आया? एकदम अच्छे से समझ में आया। आई थिंक ये आपका आ गया चार्जिंग डिस्चार्जिंग, राइट, है ना। अब थोड़ा सा हम लोग एक दो कॉन्सेप्ट और डिस्कस करते हैं, फिर आपको छुट्टी देते हैं, राइट, फिर घंटी बजा के आपको छुट्टी देते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल नाउ। एक सेल है आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन, लेट्स टॉक अबाउट द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स।
सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना। मान लो ये सेल है एक, हमने इसको लगाया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज E1, दिस इज R1, हमने इसको एक यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, दिस इज वन सेल, ओके। फिर यहां पे क्या किया, एक बैटरी और इसको एक रेजिस्टेंस, दिस इज E2, दिस इज R2, इसको यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ओके। मुझे बताओ अब यहां पे हमने कहा इन दोनों को रिमूव करके मेरे को एक ईएमएफ लगाना है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां पे ये कितना होगा, ए बी, लेट्स से ये तुम्हारा है ई नेट और ये है तुम्हारा आर नेट, है ना। तो ये कितना होगा जल्दी से बताओ, पहली बात ई नेट कितना होगा, तो ये पोटेंशियल जो है तुम्हारा ऐड हो जाएगा, राइट। ई नेट की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी E1 प्लस E2, और जो आर नेट हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा R1 प्लस R2, क्लियर। बोलिए। नेक्स्ट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स, है ना। ये मान लो तुम्हारा एक बैटरी यहां पे लगाया हमने, दिस इज योर दिस वन, दिस इज E1 एंड दिस इज R1, ओके। ये आया यहां पे, ये आया दिस वन, ओके। ये आया आपका रेजिस्टेंस दिस वन, ये आया यहां पे, राइट। लेट्स से यहां पे हमने किया, इसको एक और सेल दे दिया, एक और रेजिस्टेंस हमने दिया इस तरीके से, और यहाँ ए और बी के बीच में हम अब इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे भी 3 ले लोगे तो तीनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे 3 ले लिया, ये तुम्हारा E2 R2 है, ये E3 R3 है। तो कोई मुझे बता सकता है कि नेट कितना होगा, इसको अगर मैं एक सेल से रिप्लेस कर दूं तो कितना उसका नेट तुम्हारा E नेट होगा और कितना R नेट होगा। बताओ E नेट कितना होगा, E नेट कितना होगा, हु विल टेल मी। इसको बता दो तो समझ जाऊं मैं, मजा आ जाएगा, इसको बता दो आप लोग। व्हाट विल बी E नेट, इसका डेरिवेशन वगैरह हमने पेड में उड़ान बैच में बहुत अच्छे से कराया हुआ है, काफी डिटेल में, बट आप लोग बस यहां पे इसका फॉर्मूला जान लो, राइट। फॉर्मूला जान लो, आपका काम हो जाएगा। क्या होगा, E नेट बराबर E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ओके, क्लियर। और यहां पे जो 1 अपॉन R नेट होगा दैट विल बी, है ना, यहां पे जो तुम्हारा 1 बाई R नेट होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इज दैट क्लियर। ये चीज आएगा इसमें, अच्छे से इसको याद करके रखो, ठीक है, इसको अच्छे से याद करके रखो। रोहित, आई थिंक आप पेड बैच के मेंबर हो ना, रोहित तेली, राइट। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। इसका रीजन भी बताया है मैंने, कैसे क्या क्या करते हैं ना, इसको याद होगा बिल्कुल अच्छे से। इसका डेरिवेशन बहुत तगड़े तरीके से किया है हमने, है ना। अब हम लोग एक काम करते हैं हम लोग, देखो एक काम करते हैं कि इसको नेट फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो ऐसे कुछ लिख सकते हैं हम लोग ना। क्या लिखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो ई नेट होता है दैट इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n ई आई अपॉन आर आई अपॉन समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n 1 अपॉन आर आई। क्लियर। सो ये चीज, एक क्वेश्चन बस कर लो। अब हम लोग एक क्वेश्चन करके फिर आपको छुट्टी देते हैं, राइट। इसकी के बेस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास में ये है कि जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपके पास में यहां पे एक गिवन है बैटरी, दिस इज गिवन 2 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस गिवन है 1 ओम
और यहाँ पे गिवन है ये 3 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है यहाँ पे 2 ओम। इसमें आपको इक्विवेलेंट बताना है दोनों चीजें, राइट। नेक्स्ट ये फर्स्ट, सेकेंड क्या है, आपको यहाँ पे गिवन है एक बैटरी 10 वोल्ट की गिवन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। यहाँ पे दूसरी बैटरी आपको गिवन है 3 वोल्ट की, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 2 ओम है। आपको यहाँ पे नेट बताना है, ये ए बी है, ये ए बी है, राइट। तो यहाँ पे ई नेट बताओ, यहाँ पे आर नेट बताओ, यहाँ पे ई नेट बताओ, यहाँ पे आर नेट बताओ। क्लियर? नेक्स्ट आपका मैं यहां पे लिखूंगा कि लेट से ये आपका एक ये आपका E1 या E1 नहीं, मैं इसको लेता हूं आपका 10 वोल्ट ना, और यहां पे ये 3 ओम या 3 ओम नहीं, आप 2 ओम ले लो। ओके, ये आपका है, ओके, ये आपका दूसरा आएगा, ये आपका आया 3 वोल्ट 1 ओम, है ना, 1 ओम। फिर नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पे, लेट्स से दिस इज योर 8 वोल्ट 2 ओम, है ना। फिर आपका यहाँ पे 4 वोल्ट एंड 1 ओम, है ना। इस पूरे सेल का इक्विवेलेंट बताओ जल्दी से, ए बी। तो इसमें कितना होगा, 2 + 3 या 5 हो जाएगा, और ये 1 + 2 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे जस्ट ऐड हो जाएगा 5 3। यहाँ पे कितना होगा गाइस, 10, बस इसकी पोलैरिटी यहाँ पे रिवर्स है ना, इसकी पोलैरिटी अलग है, तो ये 10 - 2 हो जाएगा अपॉन 1 + 3 कितना 1 + 2, मतलब कितना हो जाएगा ये 1 ई नेट तुम्हारा हो जाएगा 7, और आर नेट हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2 दैट इज 3। क्लियर? यहां पे कितना होगा देखो, यहां पे हम लोग बात करें अगर, तो यहां पे बोलेंगे इसको ऐसे, ऊपर वाला तुम्हारा कितना है, ऊपर वाला है तुम्हारा 10 2, फिर ये तो है तुम्हारा कितना 3 वोल्ट, ये है तुम्हारा 1, और ये है तुम्हारा फिर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये तुम्हारा 8 - 4, ये 4 वोल्ट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस 2 + 1 3, है ना, ये चीज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, इधर मैं इरेज करता हूं ये वाले पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन इरेज करता हूं, तो क्या मिल जाएगा देखो, ये आप कह सकते हो यहां पे कि ई नेट बराबर हो जाएगा, जो ई नेट हो जाएगा कितना E1/R1, E1/R1 मतलब 10/2, अब प्लस 3/1 प्लस 4/3 अपॉन 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो एलसीएम लेके, 30 + 2 3 6 3 18 प्लस 4 2 8 अपॉन 3 6 + 2 38 18 8 26 30 56 6 3 9 2 11, तो 56/11 इज ई नेट, दिस इज योर ई नेट। क्लियर? आर नेट कितना होगा, 1/R नेट बराबर 1/R1 मतलब 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3, सॉल्व करो कितना आएगा 11/6, तो यहां से आर नेट कितना आ जाएगा, आर नेट आ जाएगा आपका 6/11 ओम। क्लियर? 56/11 एंड 6/11, वेरी गुड निधि, वेरी गुड प्रतीक्षा, दीपक राज, राइट। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई गाइज, आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ों को एंजॉय किया। हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट कॉन्सेप्ट इज, डू यू नो व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, जो हमारा कल की क्लास में कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी कल की क्लास का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है, बता सकते हो क्या होने वाला है? कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग चार्ज, है ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके,
तो कल की क्लास में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मिलते हैं गाइस फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा एंड शब बखैर।